जी अस्सलाम वालेकुम। क्या है फेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर 60। आज के लेक्चर में हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर सीखने जा रहे हैं फिक्स एसेट्स के एरिया के। इनमें से कुछ प्रोसीजर इससे पहले आप रिस्क असेसमेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, लेकिन स्टिल ये सारे प्रोसीजर हमने डिस्कस करने हैं, सारे एरिया सारे प्रोसीजर। आज जो मैं आपको पता है, आज कोई हम क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। और कंसेप्ट आज का हमने जो सिलेक्ट किया है तो बेसिकली तरतीब के लिहाज से भी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के प्रोसीजर सीखने हैं। आज हमने क्या करना है, एसेट्स के प्रोसीजर सीखने हैं। अच्छा, इसमें मेरी एक सजेशन है, मैं पहले भी रिकमेंडेड अप्रोच आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। इन प्रोसीजर को सीखने की दो अप्रोचेज अमूमी तौर पर स्टूडेंट फॉलो करते हैं। एक, इसके प्रोसीजर को रट्टा लगाना। रट्टा लगाना मैं रिकमेंड नहीं करता, ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेबल है, करना चाहें कर सकते हैं। उसमें फायदा ही होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता। कोई भी केस आ जाए, अगर वो बुक में डिस्कस हुआ है, जो कि मोर देन 90% चांस है बुक में डिस्कस हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो आपने सिर्फ उसको रिलेट करना है और प्रोसीजर छाप देने उसके। इसमें आसानी ये होती है, सोचना नहीं पड़ता। मुश्किल ये होती है, याद बार बार याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, और फिर भी कुछ दिनों के बाद भूल जाता है, पीरियोडिक रिवीजन करनी पड़ती है। इसमें ये प्रॉब्लम, और आखिरी महीने में जाके ये दो चैप्टर्स हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला चैप्टर, इंटरनल कंट्रोल वाला। आखिरी महीने में जाके ये, चूंकि उधर आखिरी महीने में भूलते हैं, तो स्टूडेंट्स या तो इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, ये दो चैप्टर को, सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल वाले को, या सारा जोर इनके ऊपर लगाते हैं और बाकी चैप्टर्स के ऊपर प्रिपरेशन कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन बहरहाल करना चाहे तो कर सकते, रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको रट्टा लगाएं इन दो चैप्टर्स को। दूसरी अप्रोच, अल्टरनेट अप्रोच क्या है, जो रिकमेंडेड है और मैं चाहता हूं आप इसी को फॉलो करें, वो ये कि इनको समझना है आपने कि ये एरिया कौन सा है, इनकम स्टेटमेंट का है कि बैलेंस शीट का, इसकी असर्शंस कौन कौन सी हैं, और फिर अपने कॉमन सेंस के लिहाज से आपने डिसाइड करना है कि इस एरिया में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं। आसानी के साथ अगर असर्शंस भी लिंक कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो चले सिर्फ एरिया प्रोसीजर ही लिख दे, फिलहाल सिर्फ प्रोसीजर भी लिख दे तो चलेगा, लेकिन असर्शन भी अगर आप साथ में लिंक कर दें कि इस प्रोसीजर से ये असर्शन, इस प्रोसीजर ये असर्शन, तो भी बहुत अच्छा है। असर्शन में आप तकरीबन आपका एक्यूरेसी लेवल होगा 60%, क्योंकि असर्शन में जजमेंट, एक तो प्रोसीजर में ही जजमेंट होती है ना, किसी एरिया के प्रोसीजर में ही जजमेंट होती है। यानी अगर मैं आपसे कहूं इन्वेंटरी के प्रोसीजर लिखो, तो शायद अगर आप 10-10 प्रोसीजर हर स्टूडेंट को कहूं, तो शायद 3 या 4 प्रोसीजर मैच कर रहे होंगे आपके, बाकी आपकी जजमेंट की बेस पे डिफरेंट प्रोसीजर लिख रहे होंगे, तो प्रोसीजर भी जजमेंट है। लेकिन खास तौर पर असर्शन में तो बहुत ज्यादा जजमेंट है। बाजुकात ऐसा होता है कि एक असर्शन के लिए बहुत से प्रोसीजर्स रेलिवेंट हो जाते हैं, और बाजुकात एक प्रोसीजर से थोड़ा थोड़ा चेंज करके बहुत सी असर्शंस भी वेरीफाई हो रही होती हैं। तो असर्शंस के बारे में आपने सोचना है, लेकिन परेशान नहीं होना। रिकमेंडेड अप्रोच क्या है, फिर से सुन लीजिए, बल्कि इसको लिख लीजिए। ये चैप्टर के स्टार्ट में, सब्सटेंटिव चैप्टर में स्टार्ट में रटा नहीं लगाना, एरिया को सामने रख के प्रोसीजर सोचने हैं, और जहां तक हो सके असर्शंस के बारे में भी सोचना है। ठीक है जी, अप्रोच क्या, रट्टा नहीं लगाना, एरिया को समझना है कि वो क्या एरिया क्या क्या रहा है, और उसके प्रोसीजर्स सोचने हैं कि इस एरिया से रिलेटेड क्या प्रोसीजर होंगे। हो सके तो जितना हो सके आसानी के असर्शन के बारे में भी सोचना। यानी मैं अगर आपसे कहूं ना इन्वेंटरी, तो आपने ज़हन में, अब मैं आपसे पूछूं इन्वेंटरी के बारे में कोई प्रोसीजर बताएं, कट ऑफ कौन सेल का प्रोसीजर, बिल्कुल ठीक है। आप बताएं इन्वेंटरी के बारे में कोई प्रोसीजर, फिजिकली वेरीफाई करना, बिल्कुल ठीक है। आप बताएं इन्वेंटरी के बारे में उसकी, अच्छा ये जो आप प्रोसीजर बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, इतने ज्यादा टेक्निकल नहीं है क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है, बेसिक लेवल के हैं, लेकिन सही है। इसी तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है, रटा नहीं लगाना, सोच के प्रोसीजर लिखने हैं, सोच के प्रोसीजर, और प्रोसीजर के साथ हो सके तो जितना हो सके असर्शन भी लिख देनी है। असर्शन 50% केसेस में ठीक होगी, 50% में गलत होगी, 50% तक भी पहुंच गए, काम हो गया। ये बात समझ रहे हैं? फिर से ये जितने आसान समझ रहे हैं, बहुत अहम बात है, बार बार इसलिए कह रहा हूं, इरिटेट हो रहे होंगे आप, लेकिन मुझे पता है ध्यान में बिठाना जरूरी है। रट्टा नहीं लगाना, समझना है एरिया कौन सा पूछा है, स्टेप नंबर 1 समझना है एरिया कौन सा पूछा है, स्टेप नंबर 2 उस एरिया से रिलेटेड प्रोसीजर बताने हैं, स्टेप नंबर 3 जितना हो सके असर्शंस के बारे में भी सोचना है कि इस प्रोसीजर से कौन सी असर्शन है। असर्शन की रेंज होगी आपकी 30 से 70%। जो क्लास का बेस्ट स्टूडेंट होगा ना, उसकी असर्शन 70% तक ठीक होगी, और जो वर्स्ट स्टूडेंट भी होगा ना, लेकिन उसमें पढ़ा हुआ है, 30% एक्यूरेसी लेवल उसका भी आ जाएगा। मतलब 30% प्रोसीजर क्लियर होते हैं, वो क्लियरली बता रहे होते हैं।
जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, हर एक को पता है कौन सी assertion है इसमें, एग्जिस्टेंस है, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यूएशन, ठीक है। तो ये 30% बिल्कुल है, और 30% यानी प्रोसीजर ऐसे हैं जो सबको पता होंगे, 30% प्रोसीजर ऐसे हैं जो किसी को नहीं पता होंगे, मगर वो जजमेंट पे चलते हैं, वो प्रैक्टिस में भी जजमेंट होती है, मजे की बात, प्रैक्टिस में भी जजमेंट होती है। और 40% एरिया ऐसा है कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो आपने इसमें रट्टा हरगिज नहीं लगाना, ये ध्यान में रखिए, बार बार कह रहा हूं। अब वापस आते हैं हम अपने इन कंसेप्ट्स की तरफ। इस चैप्टर को हमने कैसे लेके चलना है, सबसे पहले स्टार्ट में आपको असर्शन सिखा दी। क्यों असर्शन क्यों सिखाई? प्रोसीजर वाले एरिया में, क्योंकि जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं असर्शन लेवल पे करने हैं। पढ़ेंगे हम आई कैप के तरीके से ही, यानी जिस एरिया में असर्शन है उसमें असर्शन के साथ पढ़ेंगे, जिस एरिया में असर्शन नहीं है असर्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रोसीजर पढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा एडिशन। अगर किसी एरिया में असर्शन नहीं ना लिखी हुई आई कैप ने, मैं आपसे इस चीज की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि बताओ इस एरिया में कौन सी असर्शन आनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तरीकाकार कैसे पढ़ने जा रहे हैं, सारे एरियाज हैं, पढ़ के देखें कौन कौन सा एरिया है जो हम सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। वो एरिया है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, जिसे आप काउंटिंग की लैंग्वेज में पीपी कहते हैं उर्फ आम में। फिर कौन से प्रोसेस सीखेंगे? इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स यानी गुडविल वगैरह, ये परचेज वाली होगी, इंटरनल रेट ऑफ द रिकॉर्ड में होती है। गुडविल होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट होगा, इधर इन्वेंट्री होगी, उसके प्रोसीजर सीखेंगे, कैसे वेरीफाई करना है। ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स हैं, अक्रूवल प्रीपेमेंट के प्रोसीजर है, बैंक बैलेंस कैसे वेरीफाई करना है, कैश को कैसे वेरीफाई करना है, ट्रेड पेबल्स को, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, नॉन करंट एसेट्स, लायबिलिटी, बैंक बोरिंग वगैरह, इक्विटी, सेल, परचेजेस, पेरोल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, और ये छोटे मोटे कुछ कंसेप्ट हैं। ये 80 यानी 17 के करीब है। और अगर आप देखें ना तो एक नॉर्मल कंपनी की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में ज्यादा अहम एरियाज यही वाले होते हैं। बाकी कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई चीजें आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अमूमी तौर पे क्या एक कंपनी की, नॉर्मल कंपनी की बैलेंस शीट में, नॉर्मल बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या यही एरियाज होते हैं? यही सिखा रहा है आपको आई कैप। जो एक्सेप्शनल वाले एरियाज होते हैं ना, जैसे लीज से रिलेटेड प्रोसीजर, जैसे डेरिवेटिव सुना कभी आपने? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज़ सुना कभी? इससे रिलेटेड प्रोसीजर, ये जो कॉम्प्लेक्स या स्पेशल एरियाज है ना, ये आप सीपीएफ में सीखेंगे। कैफ में आप इन्हीं नॉर्मल लेवल के जो अमूमी तौर पे किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में इनके प्रोसीजर सीखेंगे। अच्छा, अब फिर असूली तौर अगर प्रैक्टिस में बैठे होते ना, तो मैं असर्शन सिखाने के बाद हर एरिया में आपको बताता इसकी ये असर्शन है 6, और इस असर्शन के ये प्रोसीजर, इस असर्शन के ये प्रोसीजर, इस असर्शन के ये प्रोसीजर। प्रैक्टिस में आप जो भी ऑडिट प्लान देखेंगे ना किसी भी एरिया का, कंफर्म है किसी भी एरिया का ऑडिट प्लान सीखेंगे, वो असर्शन लिखी होंगी पहले, और फिर उसके बाद असर्शन वाइज प्रोसीजर लिखे होंगे। ठीक है, हमारी फॉर्म में जब वो आज से 20 अब तो हर फॉर्मेट चेंज होंगे, जो एक हुआ करता था जो आपने फॉलो नहीं करना, लेकिन मैं वैसे आपको समझाने के लिए आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। वो फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता था, ये जिसमें हम काम करते थे। इधर लिखा था एरिया जैसे सेल्स, यहां पे इधर लिखा होता था प्रोसीजर्स, इधर लिखा होता था असर्शंस, और 1 2 3 6 यहां पे असर्शन का नाम लिखा होता था। प्रैक्टिस में पूरा नाम नहीं लिखते थे, वो एब्रिविएशन होती थी। जैसे है अकरेंस का O लिख दिया, कंप्लीटनेस का C, ये इस तरह हमें पता चल जाता था। यहां पे प्रोसीजर नंबर 1 ये करना है, फिर उसके आगे इस प्रोसीजर से जो असर्शन वेरीफाई होती है ना, वो आगे टिक करते थे। एक होती है तो एक करते थे, कभी कुछ ऐसे होते थे जिससे 2 हो जाते थे। फिर अगला प्रोसीजर, फिर इसके बाद इससे ये टिक लगा दिया, ये टिक लगा दिया, इस तरीके से चलता था हर प्रोसीजर। आप किस प्रोसीजर से कौन सी असर्शन वेरीफाई होती है ये भी देख सकते हैं, इसकी ब्यूटी है, और किस असर्शन के लिए कौन सा प्रोसीजर है ये भी देख सकते हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल आईकैप की बुक बनाता, या फर्ज कीजिए वैसे ये मेरे पास लिबर्टी होती, मैं इसी फॉर्मेट को फॉलो करता, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर असूल के मुताबिक काम करना है ना, हर प्रोसीजर की असर्शन। अब अगर मैं आपको ये असर्शन बिल्कुल मिटा दूं और सिर्फ प्रोसीजर बताऊं, या 1 2 के असर्शन बता दी बाकी प्रोसीजर, तो ऑटोमेटिकली आप रट्टे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और आपका नॉलेज आता। हालांकि ये आसान है, आपको एक स्टेप ही सोचना है क्या कि प्रोसीजर कौन सा आएगा, उससे असर्शन कौन सी वेरीफाई, नहीं सोचना पड़ेगा। आपके लिए ये आसान है, लेकिन मुझे पता है ये टेक्निकली गलत है, प्रैक्टिस में ऐसे काम होता ही नहीं। लेकिन बहरहाल हमने, चूंकि हमारा पहला मकसद है पास करना पेपर, तो जिन एरियाज में या जिन एरियाज के अंदर जिस असर्शन में आई कैप ने प्रोसीजर को असर्शन वाइज लिखा है, वो हम असर्शन वाइज लिखेंगे, और जिसमें असर्शन वाइज नहीं है, लेकिन मैं आपको सोचवाऊंगा जरूर ये बात। जैसे अगर उसने फर्ज कीजिए आगे चल के डेटर्स का एरिया आ गया, डेटर्स के एरिया में उसने कहा ये जो ऊपर वाले प्रोसीजर है ये है वैल्यूएशन, एक्यूरेसी वैल्यूएशन के लिए, और बाकी जितनी भी असर्शंस हैं वो नीचे उसने इकट्ठे कर दिए। नीचे वाले प्रोसीजर में नहीं बताया कौन सी असर्शन है, आधे एरिया में बता रहे, आधे में नहीं बताया, तो हम पढ़ेंगे ऐसे ही। लेकिन मैं जब आपका क्वेश्चन टेस्ट क्विज होगा ना, उसमें मैं आपसे एडिशनली ये पूछूंगा, याद रखें ये मेरा राइट है, मैं पहले बता रहा हूं कि इस प्रोसीजर से कौन सी असर्शन वेरीफाई हो रही होगी, इस प्रोसीजर से कौन सी। फिर आपने मुझे ये नहीं कहना सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं,
ये तो है पक्का, बड़ा ठीक है, चलिए शाबाश। अब चलते हैं हम इन प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर सारे बहुत आसान है चंद एक के अलावा। सिर्फ अगर किसी भी एरिया को उठा के देखें, अभी मैं आपसे कहूं ना सारे प्रोसीजर पढ़ लें पूरे चैप्टर के, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इंशाल्लाह, मेरी जजमेंट है लेकिन जजमेंट में भी फॉल्टी, लेकिन मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस की बेस पे कि 90% प्रोसीजर आप अभी भी समझ सकते हैं, 10% प्रोसीजर में आपको मसला होगा कुछ जगह पे, ठीक है। लेकिन बहरहाल फिर भी एक वो साइकोलॉजिकल, मैं खुद से आपको कहना पढ़ लें तो आपको साइकोलॉजिकली कंफर्ट फील नहीं होगी, आप कहेंगे नहीं कुछ कसर रह गई है, तो इसलिए पढ़ाना जरूरी है। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, कुछ छोड़ना वो है, परेशान होते कहते हैं सर आप कहते इतना है नंबर 0 लिखे हुए हैं, ये असल में होता नहीं, ये है बिल्कुल है, होता ये है कि ये प्रोसीजर जो है ना, एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, उसने कहा सर ये जो चैप्टर है ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये चैप्टर नहीं है, ये आलू है। ये क्या है? मैं खुद हैरान हो गया, मैंने कहा ये कौन सा कंसेप्ट? कहता सर जैसे आपने बता दिया कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर कभी रिपोर्ट वाले चैप्टर के साथ भी पूछ लेता है, कभी वो रिस्क असेसमेंट के चैप्टर के साथ भी पूछ लेता है, कभी कंफर्मेशन वाले चैप्टर के साथ भी पूछ लेता है, कभी सब्सिक्वेंट इवेंट का चैप्टर रहेगा उसके साथ भी पूछ लेता है, यानी तकरीबन 8-10 चैप्टर्स के साथ वो मर्ज करके इसको पूछ सकता है। तो सर आलू का भी यही हिसाब है, गोभी के साथ भी पड़ जाते हैं और शिमला मिर्च के साथ भी आलू पड़ जाते हैं, चिकन के साथ भी आलू पड़ जाते हैं, भिंडी के साथ ये कंसेप्ट गलत है, ये मैंने नहीं सीखा। हर चैप्टर के साथ सब्सटेंटिव में भाई कोड ऑफ एथिक्स के साथ थोड़ी थे, कोड ऑफ एथिक्स। एक और मजे की बात बताऊं, आलू के साथ भी आलू मिल जाते हैं। वो कैसे? वो भुजिया होती है ना, बनाते हैं ना, कभी कभी सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो इस 0 का मतलब यह है कि उसने अकेला, अब देखिए मेरे जजमेंट थी कि अगर उसने रिपोर्ट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर दोनों को इकट्ठा पूछ लिया है, और सब्सिक्वेंट इवेंट सब्सटेंटिव को इकट्ठा पूछ लिया है, रिस्क असेसमेंट सब्सटेंटिव को इकट्ठा पूछ लिया है, तो मैं उसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर में डालूं कि रिस्क असेसमेंट में डालूं? जजमेंट थी, तो मैंने उसको फिर दूसरे एरियाज में डाल दिया। यानी जब एक क्वेश्चन के अंदर 2 चैप्टर मिलते हैं ना, तो हमें एज टीचर हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि चैप्टर 1 में डाले पूरा सवाल, चैप्टर 2 में डालें, आधा करके डालें। अब क्वेश्चन की नेचर ऐसी होती है, आधा कर नहीं सकते, जो रिस्क है उसके साथ ही प्रोसीजर बताना है, तो या तो वो क्वेश्चन आएगा पूरे का पूरा रिस्क वाले चैप्टर में, या पूरे का पूरा आएगा प्रोसीजर। तो ये जो मार्किंग होती है ना, ये याद रखे, ये इवन एक टीचर की दूसरे टीचर से भी डिफरेंट होगी, और दोनों सही हो सकते हैं, क्यों? उनकी जजमेंट है। रिस्क और प्रोसीजर दोनों इकट्ठे हैं, एक टीचर ने रिस्क में डाल दिया, दूसरे ने प्रोसीजर में डाल दिया उस सवाल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं वापस, ये है असर्शंस, ये है डायरेक्शनल टेस्टिंग। ये डायरेक्शनल टेस्टिंग क्या है मैं कल बताऊंगा, आज मैं चालू फोकस होकर हम पढ़े डायरेक्शनल टेस्टिंग। बच्चे सवाल पूछा था, ये पुरानी अप्रोच है, अब हो चुकी है, सिर्फ कंसेप्ट के तक डिस्कस करना ही आपको कल डिस्कस करूंगा। आज हम देखते हैं इस एरिया को। एरिया कौन सा है? टेंजिबल नॉन करेंट। अच्छा सबसे पहले कभी कभी वो पूछ लेता है हमसे, बताइए इन्वेंटरी के एरिया में मैक्सिमम क्या क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं, फिक्स एसेट के एरिया में मैक्सिमम क्या क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं, डेटर्स में क्या हो सकती है, क्रेडिटर में क्या हो सकती हैं, मैक्सिमम। आपने सिस्टमैटिकली इसको आंसर करना है। कभी कोई भी पूछे आपसे कि डेटर्स में मैक्सिमम क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं, मैक्सिमम क्या रिस्क हैं, आपने कहना 6। हर असर्शन को लिखना है और कहना है ये असर्शन हो सकता है गलत हो। जैसे डेटर्स के एरिया में पहली असर्शन बताइए क्या होगी? एग्जिस्टेंस। तो मैं रिस्क या मिस स्टेटमेंट में लिखूंगा देयर इज रिस्क या देयर मे बी मिस स्टेटमेंट दैट सम डेटर्स हैव बीन रिकॉर्डेड बट दे डू नॉट एग्जिस्ट। सम इन्वेंटरी में हैव बीन रिकॉर्डेड बट डज नॉट एग्जिस्ट। सम फिक्स्ड एसेट में हैव बीन रिकॉर्डेड बट दे डू नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया एग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद अगली असर्शन कौन सी? राइट्स ऑन ऑब्लिगेशन के देयर इज रिस्क दैट एंटिटी मे नॉट हैव राइट ऑन सम डेटर्स या देयर मे बी डिस्प्यूट विद सम डेटर्स, क्योंकि डिस्प्यूट में ही होता है ना कि हमारा लीगल राइट नहीं है। फिर इसके बाद एक्यूरेसी, देयर इज रिस्क दैट प्रोविजन फॉर बैड डेट मे नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड एप्रोप्रिएटली। एक्यूरेसी वैल्यूएशन लोकेशन का तल वैल्यूएशन से प्रोविजन से होता है। इसी तरह आपने एक एक असर्शंस को लेके बता देना कि ये वायलेट हो सकती है, ये वायलेट हो सकती है, ये वायलेट हो सकती है। लेकिन उसको हमने प्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है कि देयर इज रिस्क या देयर मे बी मिस स्टेटमेंट दैट ऑल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस आर नॉट इंक्लूडेड। सिंपल, ठीक है। लेकिन इसको आपने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ऐसे नहीं बनाना देयर इज ए मिस स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, देयर मे बी मिस स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीटनेस, देयर मे बी मिस स्टेटमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसे नहीं बनाना। उसको एरिया के लिहाज से एक्सप्लेन करना है। यानी सेल्स है ना, अगर तो असर्शन को बताते हुए लफ्ज सेल आना चाहिए, स्पेसिफिक करना है। ये तो आपको हमारा जनरल रूल होता है। तो ये रिस्क समझ आ गया आपको। कभी बार पूछ लेता है कि मुझे इसमें रिस्क बताओ क्या है, तो हमारी अप्रोच ही होगी डन। अब चलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू कंफर्म नॉन करंट एसेट। अच्छा एक चीज और ध्यान में रख लें, सब्सटेंटिव क्या लिखा हुआ है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू कंफर्म नॉन। लेकिन कभी कभी इनमें कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आ जाएगा, कभी कभी कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो आपने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखना, ठीक है। कभी कभी इनमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल इक्का दुक्का ज्यादा नहीं, इक्का दुक्का आ जाएगा। अगर आ जाए तो आपने उसको कवर कर लेना, ठीक है। हालांकि है ये चैप्टर कौन सा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला। लेकिन कभी कभी इक्का दुक्का केसेस में अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आ जाए
तो आपने उसको कवर कर लेना है, ठीक है। हम आई कैप को चैलेंज नहीं करते कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दफा मैंने इसी तरह ना कंसेप्ट की बेस पे 5 प्रोसीजर थे, एक समझ लीजिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल था, बाकी सब 70 प्रोसीजर थे। मैंने कहा टेस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल, उसने 5 नंबर के साथ ही सवाल, आपको आई कैप मार्जिन नहीं देता हूं तौर पे, 5 नंबर के साथ सवाल कर लिया। अब वो 4 नंबर बच्चा ले सकता था, एक 5वां नंबर तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल था, मैंने कंसेप्ट की बेस पे निकाल दिया था कि कंसेप्ट के साथ मैच नहीं होता, आई कैप ने पूछ लिया। फिर उसके बाद मैंने हाँ फेल, सारे नहीं फेल हो गए, उसे 1 नंबर की वजह से फेल हो गए। कोई 49 तक रह गया हुआ तो वो हो गया। इसके बाद फिर देखें, उस्ताद भी ऐसे पक्का होता है, जो सीधी बात है, गलतियां करके पक्का होता है ना, पुराने उस्ताद ने ज्यादा गलतियां की होती हैं, तो उसके बाद से फिर हमने क्या फैसला किया कि आई कैप ने जहां पे कंसेप्ट प्रोसीजर बताए हुए हैं, चाहे हमारे कंसेप्ट से मैच करे या ना करे, हमने आई कैप को फॉलो करना है। तो इसीलिए कुछ जगहों पे अगर आपको लगे कि ये प्रोसीजर यहाँ पे मुनासिब नहीं लगता, तो आपने मेरे से डिस्कस कर देना, निकालना नहीं है, उसको निकालने नहीं, लेकिन मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं आपको उसकी रीजनिंग बता दूंगा क्यों, ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए काउंटिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं, बल्कि एक थोड़ा सा सर्वे करते हैं, कितने स्टूडेंट्स ने FAR1 पढ़ ली हुई है। एक मिनट है, सॉरी, तरतीब से चलते हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने FAR2 पढ़ चुके हैं, पास ना फेल, पढ़ चुके हैं। ये हाइब्रिड क्लास में भी बताइएगा, हाइब्रिड क्लास में FAR2 पढ़ चुके हैं, दोबारा FAR2 पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। FAR2 बोल रहा हूं, यानी 50% के करीब स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, FAR2, अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं जो FAR2 अभी ऑडिट के साथ पढ़ रहे हैं, ये तकरीबन कोई 35%। कितने स्टूडेंट्स हैं जो FAR1 पढ़ रहे हैं, ये लेस देन 1%। और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने FAR1 पढ़ ली है लेकिन FAR2 इस अटेम्प्ट में नहीं पढ़ रहे। FAR1 पढ़ ली हुई है लेकिन FAR2 ना पढ़ी है ना पढ़ रहे हैं, सिर्फ FAR1 पढ़ा, ये भी ठीक है, ये तकरीबन ठीक है। यानी हमारे 95% स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने FAR2 या तो पढ़ ली हुई है या ऑडिट के साथ पढ़ रहे हैं, बट ठीक है। अच्छा, लेकिन 5% वाले में परेशान नहीं होना, जिन्होंने FAR1 वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिहाज से भी हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आपको फिक्स एसेट शेड्यूल बनाना आता है? फिक्स एसेट शेड्यूल सीखा होगा, FAR1 में सीखा था। FAR1 में जरा बनाइए, फिक्स एसेट शेड्यूल बनाइए, शाबाश। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से। फिक्स वो होता नहीं था फिक्स एसेट का, वो एडिशन, डिस्पोजल, फिर नोट बोलते हैं उसको, फिक्स एसेट नोट, इसीलिए नोट बनाइए, PP का नोट बनाइए। एक मिनट में ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बनाइए PP का नोट जल्दी से। PP का नोट तकरीबन इस तरह का, वैसे हम जब बनाया करते थे ना, तो ये जो कैटेगरीज होती थी ये हमारी लेफ्ट साइड पे होती थी, यानी ये हुआ करती थी वर्टिकल, और ये जो माउंट्स हैं ये हॉरिजॉन्टल होती थी। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या इंफॉर्मेशन देखिए यही होती है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फिक्स एसेट है, और फिर इसके बाद कॉस्ट है, ओपनिंग, ड्यूरिंग द ईयर एडिशन है, डिस्पोजल्स है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस है। ये स्पेशल केस है, ये हमारे कैफेट से बाहर है, बिजनेस कॉम्बिनेशन स्कोप से। ये डेप्रिसिएशन है, ओपनिंग, चार्ज फॉर द ईयर, डिस्पोजल के ऊपर डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, और ये क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह का फिक्स एसेट शेड्यूल होता है, और इसका जो टोटल आ रहा होता है, ये टोटल, ये वाली फिगर कॉर्नर वाली, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर हो रही होती है, ऐसा ही है। अगर आपने पूरे फिक्स एसेट को वेरीफाई करना है तो इस शेड्यूल को, नोट को वेरीफाई कर लें, फिक्स एसेट वेरीफाई हो जाएगा। एग्रीड? इसका मतलब है फिक्स एसेट के सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हमें एडिशंस ऑफ फिक्स एसेट के प्रोसीजर भी मिलेंगे, डिस्पोजल के प्रोसीजर भी मिलेंगे, डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर भी मिलेंगे, इंपेयरमेंट रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर भी मिलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस के प्रोसीजर भी मिलेंगे। लेकिन ओपनिंग बैलेंस के नहीं मिलेंगे, वो तो ऑलरेडी लास्ट में वेरीफाइड है, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब ये हुआ हमारा फिक्स एसेट का एरिया कुछ हिस्सों में डिवाइडेड होगा, एडिशंस अलग, डिस्पोजल अलग, रीवैल्यूएशन अलग, डेप्रिसिएशन, और एक और होता है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट, उसके प्रोसीजर अलग है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। वापस आज ओपनिंग बैलेंसेस के नहीं, हम पहले जो सबसे अहम हमारे लिए एक तरह से फिगर होती है क्लोजिंग बैलेंस फिक्स एसेट की, उसकी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर सीखेंगे। हमने सबसे पहले फिक्स एसेट्स को क्लासिफाई किया कुछ हिस्सों में, कुछ एजर्शन में। सबसे पहली एजर्शन कौन सी है? एग्जिस्टेंस।
ठीक है, ये समझ लीजिए जो क्लोजिंग बैलेंस ना फिक्स एसेट्स का, उसकी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर है। पहला असर्शन एग्जिस्टेंस, क्या फिक्स एसेट्स पीपीई को वेरीफाई करते हुए एग्जिस्टेंस रेलेवेंट असर्शन है, उससे रिलेटेड प्रोसीजर क्या है। कह रहा है सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ एसेट फ्रॉम नॉन करंट एसेट रजिस्टर। नॉन करंट एसेट रजिस्टर क्या, ये तो आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितनी भी आइटम्स आ रही होती है वो टोटल की फिगर होती है बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में। ऑर्गेनाइजेशन में उसका आइटम वाइज रिकॉर्ड हर एरिया का मौजूद होता है। जैसे इन्वेंट्री है तो कौन कौन सी इन्वेंट्री पड़ी है, आइटम वाइज रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। बैलेंस शीट में तो टोटल अमाउंट आती है ना, आइटम वाइज रिकॉर्ड बैलेंस शीट में नहीं आता, वो अलग से रखा होता है। डेटर्स का भी होता है, क्रेडिटर्स का भी होता है, फिक्स एसेट का भी। फिक्स एसेट का जो आइटम वाइज रिकॉर्ड होता है ना, इंडिविजुअल एसेट वाइज रिकॉर्ड, जिसमें हर एसेट की अलग अलग डिटेल होती है कि टोटल जो अगर 50 लाख फिक्स एसेट बैलेंस शीट में मौजूद है तो उसमें टोटल कितने एसी, कितनी गाड़ियां हैं, कितना फर्नीचर है, कौन कौन सा है गाड़ी, कौन कौन सी मॉडल क्या है, नंबर क्या है, कब बाय की थी, वगैरह वगैरह। और हर साल कितनी डेप्रिसिएशन इसमें रिकॉर्ड होती रही है, इस वक्त कितनी बुक वैल्यू इसकी, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिक्स एसेट रजिस्टर में। उसे फिक्स एसेट रजिस्टर भी कहते हैं, नॉन करंट एसेट रजिस्टर भी कहते हैं। काउंटिंग में पढ़ा हुआ आपने, काउंटिंग में ये नहीं कंसेप्ट बताया जाता आपको। चले फिक्स एसेट रजिस्टर, तो वो कह रहा है हमने आपने अगर ये देखना है कि जितने फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड हुए हैं बैलेंस शीट में सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, क्या करेंगे, फिक्स एसेट रजिस्टर का सैंपल सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे फिजिकली मौजूद है कि नहीं, क्योंकि फिक्स एसेट रजिस्टर में इंडिविजुअल का जो टोटल होता है ना, नीचे टोटल हुआ होता है, वो बैलेंस शीट में जाता है। तो सैंपल कहां से सेलेक्ट करेंगे, फिक्स एसेट रजिस्टर, और इंस्पेक्ट किधर करेंगे, फिजिकल। इससे कौन सी दर्शन वेरीफाई होगी, एग्जिस्टेंस। इसको हम बाज़ औक़ात प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लिस्ट टू फ्लोर चेकिंग भी कहते हैं, कि लिस्ट में से डॉक्यूमेंट में से सैंपल सेलेक्ट किया और एक्चुअली दिखाया कि नहीं। ये एग्जिस्टेंस का प्रोसीजर क्लियर हो गया। अब बाइंड ऑफ फिक्स एसेट का एग्जिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए दर्शन प्रोसीजर बता देंगे। सैंपल क्या क्या करना है हमने, नॉन करंट एसेट में से सैंपल सेलेक्ट करना है, फिजिकली देखना है। अच्छा, प्रोसीजर में जो डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हो ना, इनको अंडरलाइन कर लिया करें, ये ज्यादा अहम होते हैं। मतलब ये अहम है इस पूरे सेंटेंस में। एज प्रोफेशनल मुझे जो सबसे अहम लफ्ज लग रहा है वो नॉन करंट एसेट रजिस्टर है। अगर ये आपके जहन में आ गया, बाकी सारा प्रोसीजर भी आ जाएगा आपको पता। फिर एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, यानी वैल्यूएशन एलोकेशन। किसी भी एसेट की एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन का मतलब है कि क्या बैलेंस शीट में उसे जिस अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए था उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड है कि नहीं। अगर सही अमाउंट है हम कहेंगे एक्यूरेटली वैल्यूड, करेक्टली वैल्यूड, और अगर गलत अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है हम कहेंगे इनकरेक्ट वैल्यूएशन। तो फिक्स एसेट्स में करेक्ट वैल्यूएशन कब होगी, जब डेप्रिसिएशन करेक्ट होगी। डेटर्स में डेप्रिसिएशन, और अगर इंपेयरमेंट है तो वो ठीक होगी। रीवैल्यूएशन अलग है, वो अलग है, बात आपकी वो भी ठीक है रीवैल्यूएशन, लेकिन वो अलग एरिया। डेटर्स में डेटर्स कब की एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन कब कंफर्म होगी, जब उनकी प्रोविजन फॉर बैड डेट सही से रिकॉर्ड होगी। तो इसका मतलब अब यहां पे जो प्रोसीजर होंगे वो सारे कौन से होंगे, डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट। ये इंटररिलेटेड उसने इकट्ठे बताया। सबसे पहले क्या कह रहे थे, प्रोसीजर को समझे। हम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, याद करने पे नहीं। रिव्यू फिक्स एसेट रजिस्टर टू इंश्योर डेप्रिसिएशन एवरी चार्ज ऑन ऑल फिक्स एसेट। भाई फिक्स एसेट रजिस्टर, जिसको नॉन करंट एसेट रजिस्टर भी बोला, एक ही बात है। उसमें हर एसेट की इंडिविजुअल डिटेल आ रही होती है ना, तो असल में वो इंडिविजुअल डिटेल का टोटल करके जो हर एक की इंडिविजुअल एसेट, प्रैक्टिकली जब आप तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, सारे फिक्स एसेट के अमाउंट के ऊपर 10% लगाया, ये पड़ी डेप्रिसिएशन। प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस में हर फिक्स एसेट की रजिस्टर से देख के अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है और फिर उसका टोटल की एंट्री पास होती है। ठीक है, अगर मैनुअली हो तो काम ज्यादा होता है, एक को कैलकुलेट। अगर एक्सेल पे या कंप्यूटर पे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा हो ना, तो फिर काम आसान होता है। हर एसेट के आगे उसका रेट लगा देते हैं और फिर कॉपी पेस्ट फार्मूला आसानी से लग जाता है। लेकिन बहरहाल होनी कैलकुलेशन प्रैक्टिकली डेप्रिसिएशन की इंडिविजुअल बेसिस पे होती है। इस प्रोसीजर में क्या कह रहा है कि आपने फिक्स एसेट एज आइटम फिक्स एसेट रजिस्टर को चेक करें, क्या देखें, हर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी कि नहीं। कुछ के ऊपर होगी, कुछ के ऊपर नहीं। जिसके ऊपर नहीं हुई, इंक्वायर करें क्यों नहीं हुई। हो सकता है लैंड हो सकता है फुली डेप्रिसिएटेड एसेट्स हो। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना होने की तो ठीक, लेकिन अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है फिर मिसस्टेटमेंट होगी। जैसे केस स्टडी में उसने कहा 2 महीनों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि एसेट यूज नहीं किया था। हमने कहा यूज में नहीं, अवेलेबल फॉर यूज है, यूज करें ना करें, डेप्रिसिएशन तो होगी। यूजेज आउटपुट मेथड, ये जो एक्सेप्शनल मेथड होते हैं, ये मैंने प्रैक्टिस में भी कभी नहीं इस्तेमाल होते देखे वैसे, लेकिन लिमिटेड मेरी प्रैक्टिस है। एग्जाम में भी अमूमी तौर पे ये नहीं आता। क्वेश्चन में बता देता स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। केस स्टडी के अंदर पूरे कितने 50 सालों की केस स्टडीज मैंने देखी हैं, उसमें कहीं उसने ये जो मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड पता नहीं होता है, आउटपुट मेथड, ये नहीं किया, सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहरहाल इसीलिए मैंने कहा कि फौरन ये ना कहते कि रीजन पूछते हैं मुझसे। पहला प्रोसीजर समझ आ गया, किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन कोई। सेकंड, अच्छा ये आप एग्री करते हैं कि ये डेप्रिसिएशन में ही आना चाहिए था प्रोसीजर। दूसरा, चेक वेदर रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन मेथड आर रीजनेबल एंड आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड। ये एस्टीमेट है ना, एस्टीमेट्स का रीजनेबल होना हम एज राइटर चेक करते हैं कि नहीं। तो जरा बताइए डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में कौन कौन सा एस्टीमेट होता है, रेजिडुअल वैल्यू, उसकी लाइफ, रेट, शाबाश। ठीक है, वो कहता है ये सारी चीजें देखो रीजनेबल है कि नहीं।
डेप्रिसिएशन में देखना चाहिए। फिर कहता है कैसे पता चलेगा रीजनेबल है कि नहीं, पिछले साल के साथ कंपेयर कर लो, इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर लो, एसेट यूज कैसे होता है, ज्यादा एसेट यूज होता है ज्यादा डेप्रिसिएशन, कम एसेट यूज होता है कम डेप्रिसिएशन रेट। याद रखिए एक ही कंपनी के अंदर इवन सम टाइम ऐसा होता है कि एक जगह पे एसेट यूज हो रहा है, वहां का डेप्रिसिएशन रेट कुछ और होगा, दूसरी जगह पे कुछ और होगा। ठीक है, कस्टमर को डिस्पैच करने के लिए जो गाड़ी है उसके लिए डेप्रिसिएशन रेट हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, और बात को एम्प्लॉइज को घर से लाने जाने के लिए डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट, क्योंकि यूज डिफरेंट है। एक गाड़ी तो ज्यादा सड़कों पे चलेगी, एक का सीधा रूट है आना जाना। हाँ, वो ये बहुत सी चीजें हैं प्रैक्टिस में कंसीडर करते हैं, एग्जाम में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो क्या ये एस्टिमेट सारे चेक करने चाहिए? नेक्स्ट, रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड इम्पेयरमेंट वर्किंग ऑन सैंपल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या कह रहा है भला कि फिक्स्ड एसेट में सैंपल बेस में कुछ एसेट सेलेक्ट करो, कैलकुलेशन करो, चेक सही है कि नहीं। रिकैलकुलेट समझ आ गया? ये सैंपल बेस पे कुछ रिप्लेसमेंट पॉलिसी का 5 साल बाद अगर एसेट को रिप्लेस करना है तो यूजफुल लाइफ 5 साल होगी, 10 साल बाद करना है तो यूजफुल लाइफ 10 साल होगी। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी इसमें और इसमें फर्क है। रिकैलकुलेट और परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर में, रिकैलकुलेट में हम इंडिविजुअल एसेट्स को सेलेक्ट करके देखते हैं डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट हुआ कि नहीं। एनालिटिकल प्रोसीजर ये फिक्स्ड एसेट रजिस्टर पे परफॉर्म होता है प्रोसीजर, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट्स उधर से मिलेंगे ना। ये प्रोसीजर परफॉर्म होता है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन आ रही है, बैलेंस शीट में जो एसेट आ रहे हैं डिवाइड करके देखो क्या परसेंटेज आती है। जो परसेंटेज आनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर? यानी बैलेंस शीट में, या इसी को थोड़ा सा चेंज करके बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स फिक्स एसेट लिखे हुए हैं उनको डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई करें, उका मुका मोटी मोटी आइटम, टोटल की आइटम, इंडिविजुअल नहीं टोटल की आइटम, और उसको देखें जो जवाब आया वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बराबर है कि नहीं। इसमें और रिकैलकुलेशन वाले प्रोसीजर में क्या फर्क है? रिकैलकुलेशन वाला इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर चेक कर रहे हैं, ये ओवरऑल के ऊपर, ये एनालिटिकल प्रोसीजर कहलाता है। रिकैलकुलेशन वाला टेस्ट ऑफ डिटेल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर रिव्यू गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। गेन और लॉस देखो, डिस्पोजल गेन और लॉस क्यों देख रहे हैं हम? याद रखें अगर आपकी डेप्रिसिएशन परफेक्ट है ना, जब भी एसेट को डिस्पोज करेंगे गेन या लॉस नहीं आएगा। अगर गेन या लॉस यानी बुक फर्क ही तब आता है जब आप डेप्रिसिएशन कम या ज्यादा कर रहे हो। थोड़ा बहुत फर्क है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन अगर डिस्पोजल किया एसेट को, उस पे सिग्निफिकेंट गेन या सिग्निफिकेंट लॉस आया, इसका मतलब आपकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी ठीक नहीं। अगर डिस्पोजल पे सिग्निफिकेंट लॉस आए, इसका मतलब है आप डेप्रिसिएशन कम चार्ज करते रहे हैं। डिस्पोजल के वक्त बैलेंस रिकॉर्ड हुआ। और अगर डिस्पोजल में सिग्निफिकेंट गेन हो, इसका मतलब है आप डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज करते रहे हैं। डिस्पोजल पे वो एडजस्ट हुई है रिवर्सल की शक्ल में। तो इसीलिए गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल भी चेक करना चाहिए फॉर पॉसिबल अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट। ये समझ आ रहा है गेन या लॉस का डेफिनेशन से क्या लिंक है? नेक्स्ट, परफॉर्म फिजिकल इंस्पेक्शन टू चेक कंडीशन ऑफ एसेट एंड वेदर एसेट इज इन यूज। क्यों? फिजिकल कंडीशन से इम्पेयरमेंट पता चल जाएगा, और एसेट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे पता चल जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज होनी या नहीं होनी। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, वैसे तो चार्ज होनी होती है, लेकिन अगर उसका यूज कम है, डिमांड कम होगी, तो फिर हो सकता है उसकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी होगी। इम्पेयरमेंट के लिए प्रोसीजर है। फिर ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि मैनेजमेंट से पूछे आप कैसे इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। इंक्वायरी भी एक प्रोसीजर तो है ना। यह प्रोसीजर डेप्रिसिएशन थे, कुछ समझ आए? अच्छा मुझे बताना है आपने इनमें से कौन सा प्रोसीजर आपके लिए नया था, यानी जो पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ? एनालिटिकल प्रोसीजर। बाकी पढ़ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, मतलब परफेक्ट नहीं, लेकिन पता चल गया था प्रोसीजर में क्या कह रहा है। चलिए ठीक है। कंप्लीटनेस में हमें क्या देखना है? अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये तकरीबन हर एरिया में आएगा प्रोसीजर। जब आप एक रिकॉर्ड 2 जगहों पे मेंटेन हो रहा हो ना, और आप उन दोनों को मैच करते हैं, उन दोनों को एग्री करते हैं, उन दोनों को रिकंसाइल करते हैं, तो इससे कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई होती है। एक्यूरेसी भी कंप्लीटनेस में। जैसे कैश की बैंक की ट्रांजैक्शन कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो रही है, बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप इन दोनों को आपस में मैच करें, कैश बुक के बैलेंस को और बैंक बुक के बैलेंस को, अगर किसी एक जगह पे ट्रांजैक्शन मिसिंग है, वो सामने आ जाएगी कि नहीं, और रिकॉर्ड कर लेंगे आप, तो इससे कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी कि नहीं। तो इसीलिए असूल याद रखिएगा, इस असूल को आपने चैलेंज नहीं करना। जब कभी एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड के साथ मैच करते हैं, कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई हो जाती है। अब जैसे डेटर्स का एक कंट्रोल अकाउंट होता है टोटल का बैलेंस, जैसे फिक्स एसेट का टोटल का बैलेंस है, डेटर्स का भी टोटल का बैलेंस कंट्रोल अकाउंट बैलेंस बोलते हैं उसको। और एक होता है जैसे फिक्स एसेट रजिस्टर है ना, इंडिविजुअल फिक्स एसेट की डिटेल, उसी तरह डेटर्स की भी लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ डेटर्स बोलते हैं उसको, या उसे कहते हैं सब्सिडी लेजर। सब्सिडी लेजर के बैलेंस को कंट्रोल अकाउंट के साथ मैच करेंगे, कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई होती है कि नहीं? होती है। तो यहां पे बताइए फिक्स एसेट, ये ऑब्टेन ए शेड्यूल ऑफ, शेड्यूल को जिसको आप बोलते हैं नोट, शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट का मतलब क्या है? नोट, जिसे आप नोट बोलते हैं। फिक्स एसेट शेड्यूल अलग है, फिक्स एसेट रजिस्टर अलग है, फिक्स एसेट नोट अलग है, फिक्स एसेट रजिस्टर अलग है। ये पता है ना आपको? क्योंकि फिक्स एसेट नोट में भी टोटल अमाउंट आ रही होती है, इंडिविजुअल एसेट नहीं आ रही होती, कैटेगरी बन जाती है, लेकिन आता फिर भी टोटल ही है। तो फिक्स एसेट नोट में, और फिर कोई पूछे आपसे उसको बता देंगे आप?
क्या कि फिक्स एसेट नोट में और फिक्स एसेट में फर्क है, वो इंडिविजुअल है वो टोटल। यहां पे ऑब्टेन ए शेड्यूल ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स शोइंग कॉस्ट, वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एग्री ओपनिंग बैलेंस विद प्रायर पीरियड। ये शेड्यूल लिया है, अभी इसको के ऊपर कोई काम नहीं किया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्टेन फिक्स एसेट रजिस्टर, और फिर इन दोनों को आपस में मैच कर दो, रिकंसाइल द टोटल विद जीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ रहा होता है ना, तो फिक्स एसेट नोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब होता है ना, तो कह रहा है यहां पे कह रहा है नोट पकड़ो, यहां पे कह रहा है फिक्स एसेट रजिस्टर पकड़ो, रिकंसाइल करो। अगर किसी एक जगह कमी बेशी हुई तो मैच करने से पता चल जाएगी कि नहीं। ये कंप्लीटनेस, हमेशा रिकॉर्ड एक सोर्स का रिकॉर्ड दूसरे सोर्स से मैच करने की कंप्लीटनेस की एजर्शन वेरीफाई होती है, याद रखिएगा। फिर सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ एसेट दैट एक्चुअली एग्जिस्ट एंड ट्रेस देम इनटू द फिक्स एसेट रजिस्टर। अब जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का अब तक एक्सपर्ट है ना, वो मुझे बता सकेगा कि ये प्रोसीजर तो पहले मैं इधर परफॉर्म कर चुका हूं। हाँ जी, ये लिस्ट टू फ्लोर था, इसमें सैंपल फिक्स एसेट रजिस्टर से उठा के फिजिकली चेक किया था, इसमें सैंपल फिजिकली उठा के। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है आपको कि जो चैप्टर 3 में हमने रेलिवेंट एविडेंस में पढ़ा था कि डोर के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाए तो एविडेंस हो रहा है, दूसरे सिरे से पहले की तरफ जाए तो एविडेंस कुछ हो रहा है। ये वही चीज अब उसकी एप्लीकेशन आ रही है। उधर रूल सिखाया था चैप्टर 3 में, इस चैप्टर में उसकी एप्लीकेशन आ रही है। यहां तक क्लियर? कंप्लीटनेस में मुझे बताइए कोई ऐसा चीज जो आप खुद से पढ़ते तो आपको समझ ना आती। क्लियर? समझ आगे? कोई मुश्किल नई चीज तो नहीं है? चले आगे चलते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कि आप उस एसेट के मालिक है कि नहीं। अच्छा देखिए, हर एसेट की रजिस्ट्री नहीं होती। अब लैंड बिल्डिंग घर है ना भाई, अगर भाई आप मालिक का क्या सबूत है आपके पास? रजिस्ट्री मेरे पास। हर एक टाइटल डॉक्यूमेंट्स केस टू केस वेरी करते हैं, तो सबका एक ही जवाब दे रहा हूं। जो भी फिक्स एसेट है देखिए उसका टाइटल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है और आपके नाम पे है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो गई। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में क्या करना है, इंस्पेक्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप, यानी वो जो जिसे हम उर्फ आम कहते हैं फर्दर रजिस्ट्री वगैरह, इंतकाल वगैरह, ये वो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफ ओनरशिप। आर लीज एग्रीमेंट टू इंश्योर दे आर इन द नेम ऑफ। साबित हो गया कंपनी के नाम पे टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, राइट्स ऑब्लिगेशन कंपनी का है। राइट बताया था एसेट्स के लिए, ऑब्लिगेशन लायबिलिटी के लिए। जैसे अगर कोई लोन लिया हो ना तो यही कंसेप्ट उधर भी आएगा राइट्स लोन में। उसमें क्या देखेंगे, लोन एग्रीमेंट कंपनी के नाम का है कि नहीं। ये तो नहीं डायरेक्टर के नाम ने, डायरेक्टर ने लोन लिया हुआ है, कंपनी की बैलेंस शीट में शो करवा दिया। फॉर व्हीकल्स इंस्पेक्ट व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक। भाई मोटरसाइकिल है किसके पास, कागज है, दिखा भाई, बैग में पड़े, उसके ऊपर आप देखेंगे तो क्या उसके ऊपर मोटरसाइकिल का नंबर, ओनर का नाम लिखा होता है? क्या वो इस बात का सबूत है कि ये राइट्स ऑब्लिगेशन बाइक है? ये देखना है। व्हीकल्स के केस में डॉक्यूमेंट कुछ और है, इसके केस में अदर एसेट्स के लिए इनवाइसेस, जैसे छोटी मोटी चीज जैसे यूएसबी है या कंप्यूटर है, मिसाल के तौर पे लैपटॉप है, फिक्स एसेट है ना, मेरे पास क्या सबूत है ये फिक्स है, ये कंप्यूटर मेरा चोरी का नहीं है, तो इसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इनवाइस। शाबाश। तो जिनके कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते ना, उनके इनवाइस होते हैं। एक और लॉ का बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, जिसकी इनवाइस भी ना हो ना, आप समझ रहे होंगे, इसकी इनवाइस नहीं है, लोगों के प्रॉपर्टी होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उनके पास, प्रॉपर्टी उसके भी हक कब्जे। तो रूल ये है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स दुनिया में किसी के पास नहीं है ना, तो जिसकी पोजीशन में कोई चीज है उसी की ओनरशिप है। ठीक है, चलिए। रिव्यू लीगल एंड बैंक डॉक्यूमेंट्स फॉर एविडेंस ऑफ एनी चार्ज। बात औकात एसेट्स चार्ज पे बैंक को गिरवी रखवा दिए जाते हैं, उसमें फिर हमारा उतना राइट नहीं रहता जितना फुल ओनरशिप के हिसाब से रहता है। क्लासिफिकेशन ये सिंपल, क्या करो भाई, फिक्स एसेट का टी अकाउंट देख लो, उसमें कोई छोटी छोटी अमाउंट तो नहीं आ रही। फिक्स एसेट का टी अकाउंट देख लो, छोटी छोटी अमाउंट तो नहीं आ रही, वो क्या है? मिस क्लासिफिकेशन। भाई अगर मैंने क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट देखना है जो सीए का नहीं है, मैंने क्लास में चक्कर लगाया, मुझे 2 स्टूडेंट ऐसे मिले जिनकी एज 12 साल 13 साल थी। मिस क्लासिफिकेशन है कि नहीं? किसी और के स्टूडेंट इधर क्लास के इधर। और इसी तरह अगर 5वीं क्लास का चक्कर लगाऊं और मुझे उधर 25-26 साल के 2 स्टूडेंट मिल जाए, तो यही समझा रहा है फिक्स एसेट में मिस क्लासिफिकेशन देखनी है, फिक्स एसेट का टी अकाउंट स्कैन करो, चक्कर लगाओ, जो छोटी छोटी अमाउंट्स होंगी ना वो रिपेयर एक्सपेंस है जो इधर आ गया है, और रिपेयर एक्सपेंस का टी अकाउंट भी देखो, उसमें जो बड़ी बड़ी अमाउंट है वो फिक्स एसेट है जो उधर रिकॉर्ड हो गए हैं। ये है क्लासिफिकेशन। तुम्हें समझ आया? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हमेशा एक ही चीज लिखी होगी कि आईएफआरएस के मुताबिक देखो सारे डिस्क्लोजर इंक्लूड कर लिया गया नहीं। क्लियर? अच्छा बताइए कितनी दर्शन हो गई? 6 की 6 हो गई। अच्छा प्रेजेंटेशन है, डिस्क्लोजर भी है, क्लासिफिकेशन है, 2 6 हो गई है ना। इसका मतलब है ये आई कैप ने बड़ी तसल्ली से बनाया और बिल्कुल ठीक बनाया टेक्निक। लेकिन ये अजा एक काम करना है आपने, अब मैं देखना चाहता हूं कि आप ऑटो पायलट मोड पे आ चुके हैं कि अभी भी उंगली पकड़ के चलने वाले गाउंड? ना ना ना, ऑटो पायलट मोड पे आ चुके हैं आप? आ चुके हैं। आपने घर जाके सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑफ एडिशंस ये पढ़ लिया मैं, तो यही तो पढ़ाने थे आपको। अब भी यही नहीं, डिस्पोजल के भी हैं, ये भी पढ़िए, पढ़ लिया, दोबारा पढ़ना है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड के नहीं, ये पक्का, ये नहीं, इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको, ये कल मैं डिटेल बाकी भी समझाऊंगा, ये डिटेल
और फिर ये रीवैल्यूएशन के भी। आपने ये कितने स्टूडेंट्स ने ये सारे पढ़ लिए? नहीं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, ये फिक्स एसेट वाले के सारे प्रोसीजर पढ़ लिया? नहीं पढ़े भाई। अच्छा, आपने होम असाइनमेंट क्या है? इसकी रीडिंग करनी है और जो मुश्किल लगेगा उसके साथ टिक लगा देना, या बाकियों के साथ नहीं, जो समझ आ जाए उसके साथ टिक, जो समझ ना आए उसके साथ क्रॉस। क्या करना है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 सिर्फ, पूरा चैप्टर ना पढ़ाइएगा, सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ना है और जो पूरा ही पढ़ ली, जो पढ़ा है वो भी, जो समझ आ जाए वो टिक करना है, जो समझ ना आए क्रॉस करना है। ये एविडेंस होगा कल क्या आप रीड करके आए हैं कि नहीं, ये एविडेंस होगा कल क्या पढ़ के आए हैं कि नहीं। ठीक है, क्या अभी तो बताया यार भाई। अरे भाई मेरी बात सुन, मेरा भाई सुन, ये असाइनमेंट क्या है कल? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है या 2 है? ओके सॉरी, कल लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 टेंजिबल नॉन करंट एसेट सारा पढ़ के आना है। जो जो प्रोसीजर समझ आ जाए टिक लगाना है, जो प्रोसीजर समझ नहीं आया क्रॉस लगाना है। कल ये टिक क्रॉस आपके देख के मैंने डिसाइड करना है कि आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर में किस लेवल पे हैं, उस लिहाज से फिर कल की डिस्कशन होगी। एग्रीड? होम असाइनमेंट कर लेंगे, वो भी दी या वो भी करनी है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम।